बिहार में सरकारी नौकरी लाखों लोगों का सपना है ना। पर सोचिए जरा, आपने एग्जाम निकाला, फिजिकल भी पास कर लिया और आखिर में बस एक छोटी सी कागज की गलती की वजह से सब कुछ खत्म, आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए तो। आज हम इसी बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करेंगे। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी हाल ही में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव में पता है क्या हुआ? 500 से ज्यादा कैंडिडेट्स, जी हाँ 500 से ज्यादा, सिर्फ इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन के खतरे में है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में छोटी छोटी गलतियां थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कॉमन है। और सच पूछिए तो सबसे दुख की बात यही है। सोचिए, इतनी मेहनत, सालों की तैयारी, और फिर बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंचकर पता चलता है कि अरे, एक डॉक्यूमेंट की वजह से सब खत्म हो गया। ये तो सच में दिल तोड़ने वाली बात है। तो चलिए आज हम इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम आखिर है कहाँ, ये एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हैं क्या, इनके रूल्स क्या हैं, लोग सबसे कॉमन मिस्टेक्स कौन सी करते हैं, और सबसे जरूरी, इन गलतियों से बचा कैसे जा सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मामले की जड़ तक जाते हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ एग्जाम पास कर लेना ही काफी नहीं है। अगर आपके कागजात, आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट नहीं है तो सारी की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। और हाँ, अब नियम पहले से कई ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। पहले क्या होता था, शायद थोड़ी बहुत रियायत मिल भी जाती थी, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे। लेकिन अब वो जमाना गया। CSBC यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल अब हर रूल को बहुत स्ट्रिक्टली लागू कर रहा है। मतलब साफ है, फॉर्म भरने से पहले ही आपकी हर एक डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए, कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। तो ये जो पूरी कंफ्यूजन है ना, इसके सेंटर में दो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। ज्यादातर कैंडिडेट्स इन्हीं दोनों में फंस जाते हैं। तो चलिए आज इनके बीच का जो फर्क है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल है। अगर कोई कैंडिडेट बिहार में बीसी या ईबीसी कैटेगरी से है तो रिजर्वेशन के लिए उसे चाहिए एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। और वहीं अगर कोई जनरल कैटेगरी में आता है और जो आर्थिक मापदंड है उन्हें पूरा करता है तो उसे 10% रिजर्वेशन के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये समझना कि कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है, ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, अब जरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, क्योंकि इसके जो रूल्स है ना वो टाइम सेंसिटिव है, मतलब समय पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा गलतियां भी यहीं पर होती हैं। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल ईयर, जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो रूल ये है कि आपका सर्टिफिकेट उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जो जॉब नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। और ये आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। सीधी सी बात है, 1 अप्रैल से पहले का या एप्लीकेशन की लास्ट डेट के बाद बना हुआ सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट में कहें तो बस ये दो गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। रूल नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर सही होना चाहिए, और रूल नंबर 2, सर्टिफिकेट इशू होने की डेट एप्लीकेशन भरने की डेट से पहले की होनी चाहिए। बस अगर ये दोनों बातें सही हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एकदम परफेक्ट है। चलिए, ईडब्ल्यूएस तो हो गया, अब एनसीएल सर्टिफिकेट के रूल्स को समझते हैं। इसमें और ईडब्ल्यूएस में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे जानना बेहद जरूरी है, वरना गड़बड़ हो सकती है। अब एक सवाल जो लगभग हर कैंडिडेट को परेशान करता है कि क्या होगा अगर एनसीएल सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना है। जिनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अक्सर इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है भी या नहीं? तो देखिए, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। एनसीएल के केस में ईडब्ल्यूएस की तरह हर साल नया सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास 1 साल से पुराना एनसीएल भी है तो वो वैलिड है, वो चलेगा। बस करना क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उस पुराने सर्टिफिकेट के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म यानी विहित प्रपत्र जमा करना होगा। है ना, ये एक बहुत बड़ी रिलीफ वाली बात। अब आते हैं उस सबसे कॉमन और मैं कहूंगा सबसे फेटल मिस्टेक पर। एक ऐसी गलती जो कैंडिडेट्स एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दोनों सर्टिफिकेट्स के साथ करते हैं और सीधे सीधे डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। इस गलती को समझना ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म में किसी ऐसे बेनिफिट का क्लेम नहीं कर सकते जो उस मोमेंट पर ऑफिशियली आपके पास है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी ने 3 नवंबर को फॉर्म भरा और एनसीएल कैटेगरी क्लेम कर दी, लेकिन उसका सर्टिफिकेट बना 6 नवंबर को। तो क्या हुआ, फॉर्म भरने के दिन तो उसके पास सर्टिफिकेट था ही नहीं, तो कमीशन इसे झूठा दावा मानेगा और बस इसी बेस पर बाहर कर देगा। तो फिर सही तरीका क्या है? ये है सही तरीका, आपका प्रूफ आपके क्लेम से पहले आना चाहिए। कैंडिडेट बी का एनसीएल देखिए 28 अक्टूबर को ही इशू हो गया था, इसलिए जब उसने 3 नवंबर को अप्लाई किया तो उसके पास ये प्रूफ करने के लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था कि हाँ वो उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। सिंपल। तो आखिर में सारी बात आती है इस कट ऑफ डेट के रूल पर। इसका लॉजिक बिल्कुल सीधा सा है। कमीशन को ये जानना होता है कि जिस पल, जिस एग्जैक्ट मोमेंट आपने रिजर्वेशन क्लेम किया, क्या आप वाकई उसके हकदार थे। इसीलिए सर्टिफिकेट हमेशा हमेशा फॉर्म भरने की डेट से पहले का होना चाहिए, नो एक्सेप्शंस। तो अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक सिंपल प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में बदल देते हैं ताकि कोई भी कैंडिडेट गलती करे ही ना। और ये चेकलिस्ट ये प्रिपरेशन का फाइनल और सबसे क्रूशियल हिस्सा है। देखिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। अगर एलिजिबिलिटी है तो सर्टिफिकेट आज ही बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले हर साल अप्रैल के बाद इसे रिन्यू कराएं और एनसीएल वाले अपना पुराना सर्टिफिकेट संभाल कर रखें। और सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा रूल, सर्टिफिकेट पहले हाथ में, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो आखिर में हर एस्पिरेंट को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि जितनी इंपॉर्टेंस पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग को दी जा रही है, क्या उतनी ही इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स को भी दी जा रही है? क्योंकि याद रखिएगा, सिलेक्शन की इस असली दौड़ में दोनों ही बराबर वजन रखते हैं।